गुजरात की राजधानी गांधीनगर एक और बड़े आयोजन के लिए तैयार है। आज गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हो रही है। 7वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन महात्मा मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून भी वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होंगे। समिट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से कॉर्पोरेट्स गुजरात पहुंच रहे हैं। 7वें वाइब्रेंट समिट में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन 8 देश समिट से पार्टनर देश के तौर पर जुड़े हैं। अमेरिका पहली बार समिट में पार्टनर देश के तौर पर जुड़ रहा है और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भी वाइब्रेंट समिट में शामिल होंगे। समिट के पहले दिन आज शाम एक सीईओ कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। कॉन्क्लेव में विश्व भर के करीब 65 सीईओ हिस्सा लेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट 3 दिन यानी 11 से 13 जनवरी तक चलेगा। तो वाइब्रेंट गुजरात में 2 दिन में रहने वाला हूँ और मैं मानता हूँ कि इस बार का वाइब्रेंट गुजरात जिस प्रकार के लोग दुनिया भर से आ रहे हैं वो बहुत ही सफल रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने आए विदेशी नेताओं से भी मिलेंगे, जिनसे व्यापारिक संबंधों के साथ साथ आतंकवाद और सुरक्षा पर भी बात होगी। ऑस्ट्रेलिया, यूके और पोलैंड के साथ मेक इन इंडिया के साथ साथ आतंकवाद पर भी बात हो सकती है। इसी तरह सिंगापुर से स्मार्ट सिटी और जापान से निवेश बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा संभव है। भूटान के प्रधानमंत्री से ई लाइब्रेरी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर बात हो सकती है। दिल्ली के रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। महारैली में उन्होंने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए जमकर साधा निशाना। मोदी ने कहा कि जिसे जो काम आता है जनता उसे वही काम सौंपे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सरकार चलाना आता है, जबकि कुछ लोगों को सड़क पर बैठकर रास्ता रोकना आता है। जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए कि हाँ मैं पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने केजरीवाल के शब्दों को उठाकर उन्हीं पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि कभी सुना था कि कोई राजनेता खुद को अराजक घोषित करे। अगर अराजक हैं तो उन्हें राजनीति में नहीं, नक्सलियों के साथ जंगल में होना चाहिए। पीएम मोदी ने रामलीला मैदान से कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों के लिए महज नारे लगाए और वादे किए, हकीकत में कुछ नहीं किया। मोदी ने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता के लिए वायदों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि 2012 तक झुग्गी वाले का पक्का मकान होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया। 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। जो कहा उसका उल्टा। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने पीएम मोदी के हर एक वार का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, तभी वो मुझ पर निजी प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी निजी आरोपों की राजनीति नहीं की। बीजेपी के पास दिल्ली चुनाव के लिए कोई भी पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। वो पूरा का पूरा चुनाव नेम कॉलिंग, भला बुरा बोल के नेगेटिव पूरा चुनाव लड़ने वाले हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी के वायदों पर भी हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली में बिजली के 30% दाम करने के वादे का क्या हुआ। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी और रिटायरमेंट की उम्र पर भी प्रधानमंत्री को निशाना बनाया। बिहार के सीएम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बिहार की भलाई के लिए मोदी की दोस्ती से परहेज नहीं है। मांझी ने कहा कि मोदी गरीबों की बात करते हैं और मैं भी गरीबों में से एक हूँ। सब लोगों के बारे में हमारे दिमाग में बनती है कि बात हम करें, और यही कारण है कि हम नरेंद्र मोदी से एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का काम किया है। सीएम मांझी के बयानों से उलट बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के विधायक आज मोदी सरकार के खिलाफ पटना में धरना देने जा रहे हैं। तीनों पार्टियों का आरोप है कि मोदी सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस की रणनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर सुझाव मांगी है। इनसे विचारधारा और संगठन पर सुझाव मांगा गया है। फरवरी के अंत तक इन्हें नेताओं की जवाबदेही पर भी अपनी राय देनी होगी। फंड जुटाने के लिए आम आदमी पार्टी आज बेंगलुरु में 20,000 ब्रंच पार्टी रखेगी।
ये पार्टी सुबह 10:30 बजे वुडलैंड्स में होगी। शाम 4:30 बजे एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जो सेंट एलुसियस कॉलेज में होगा। बस्तर के सुकमा इलाके के जंगलों के भीतर चल रहे माओवादियों के प्रशिक्षण शिविर के वीडियो ने पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की नींद उड़ाती है। मोबाइल से बनाया गया ये वीडियो हाल ही में सुरक्षा बलों के हाथ लगा है। वीडियो में नक्सली प्लास्टिक और लकड़ियों से तैयार एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का अभ्यास कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का भी शक है कि नक्सलियों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार भी जुगाड़ लिए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों का दावा है कि हर तरह के नक्सली हमले से निपटने के लिए वो तैयार हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिवसेना ने बीएसपी नेता याकूब कुरैशी का पुतला फूंका। विवादों में रहने वाले हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ शिवसेना ने उन्हीं के अंदाज में मोर्चा खोला है। शिवसेना की स्थानीय इकाई ने याकूब की सार्वजनिक पिटाई करने पर 1 लाख के इनाम की घोषणा की है। याकूब ने पेरिस में आतंकवादी वारदात को अंजाम देने वालों के लिए 51 करोड़ का इनाम घोषित किया था। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के कटवा इलाके में एक सड़क हादसे के बाद गांव के लोगों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। गुस्साए गांव वालों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया और पुलिस की जीप को जला दिया। इस घटना में 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पुलिस पर हमला करने के आरोप में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरलों को बढ़ाने की अर्जी खारिज होने के बाद फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने सरेंडर कर दिया है। शनिवार शाम संजय दत्त पुणे की यरवदा जेल पहुंचे और सरेंडर कर दिया। संजय दत्त आर्म्स एक्ट के मामले में 42 महीने की सजा काट रहे हैं और पिछले महीने 24 दिसंबर को 14 दिनों की छुट्टी पर जेल से बाहर आए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रहेंगे। यहाँ भागवत देवगिरी महासंघ को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में आसपास के 15 जिलों के आरएसएस कार्यकर्ता शामिल होंगे। मोहन भागवत का भाषण आज शाम 5 बजे होगा। ठाकरे बंधुओं के बीच एक बार फिर दूरियां कम होती दिखी जब एमएनएस चीफ राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की फोटो प्रदर्शनी देखने पहुंचे। फोटोग्राफी के शौकीन उद्धव की जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगी है। राज ठाकरे ने उद्धव की फोटोग्राफी की जमकर तारीफ की। वहीं उद्धव ने भी राज को एक बेहतरीन चित्रकार बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान सुर्खियों में आया नेपाली युवक। जीत शूटर बनना चाहता है। जीत का सपना शूटिंग में नाम कमाना है। शूटिंग की ट्रेनिंग के लिए जीत इन दिनों बागपत के जोहड़ी गांव आया है, जहां जीत के कोच उसे ट्रेन करने में जी जान से जुटे हैं। आखिर जीत के साथ देश के पीएम मोदी का नाम जो जुड़ा है। दिल्ली और एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर पलटी मार सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 13 और 14 जनवरी को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे एक बार फिर ठंड का कहर झेलना पड़ सकता है। यही नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वैया हवाओं के चलते पूरे उत्तर भारत के आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना भी बनी रहेगी। लखनऊ में भी ठंड का कहर जारी है। कपकपा देने वाली सर्दी से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। इसीलिए लखनऊ में 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूलों की छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। पहले 9 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की गई थी। शनिवार को भी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 11.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुनंदा पुष्कर की मेडिकल रिपोर्ट को पुलिस ने विदेश भेज दिया है। लंदन के लैब में सुनंदा की विसरा रिपोर्ट की पहलुओं को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है कि सुनंदा की मौत से जुड़े राज लंदन की लैब की रिपोर्ट से सुलझ जाएंगे। 29 दिसंबर को एम्स के पैनल की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि सुनंदा की मौत सामान्य नहीं है। सुनंदा के यूरिन सैंपल में केमिकल्स कंपाउंड का भी जिक्र है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस जल्दी ही शशि थरूर को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत पूछताछ के लिए नोटिस देने वाली है। थरूर के लिए पुलिस ने मुश्किल सवालों की पूरी फहरिस्त तैयार कर ली है। एम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस थरूर से सुनंदा के हाथ पर इंजेक्शन के निशान का राज पूछेगी। वहीं ये भी जानने की कोशिश करेगी कि सुनंदा का झगड़ा किससे हुआ था, उसके शरीर पर चोट के निशान आखिर कैसे आए। आज तक के पास शशि थरूर का वो लिखित बयान है
जो उन्होंने सुनंदा पुष्कर की हत्या के कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस को दिया था। इस बयान में थरूर ने माना है कि उनके और सुनंदा के बीच कुछ बातों को लेकर झगड़ा चल रहा था, लेकिन थरूर के मुताबिक वो झगड़ा खत्म हो चुका था। थरूर ने सुनंदा की मौत के दिन घटे घटनाक्रम को भी पुलिस को दिए बयान में लिखा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक शख्स घायल हालात में पीसीआर वैन के पास पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसकी पीठ में गोली लगी है। पुलिस ने घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल पीसीआर वैन से कुछ ही दूरी पर अज्ञात बदमाश 35 साल के महफूज को गोली मारकर पैदल ही फरार हो गए और पुलिस को गोली की आवाज तक नहीं सुनाई दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के वसंत कुंज में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश वसंत कुंज की एक नर्सरी में मिली। हत्या से पहले महिला से रेप की बात भी सामने आई है। महिला फतेहपुर बेरी थाना के सुल्तानपुर की रहने वाली है, जो शुक्रवार को घर से सिलाई फैक्ट्री में रोज की तरह काम करने निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। महिला की 3 बेटियां हैं और पति कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट के बाद बेरोजगार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोलकाता के दमदम इलाके में अचानक एक देसी बम का धमाका हुआ। दमदम कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 पर हुए इस धमाके में 2 बच्चे घायल हुए हैं। बम कूड़े के ढेर में छिपाया गया था। धमाके के फौरन बाद बम स्क्वाड को बुलाकर इलाके की छानबीन की गई। छानबीन के दौरान 3 देसी बम और मिल गए। गनीमत ये रही कि धमाका केवल एक ही बम में हुआ था, वरना बड़ा नुकसान भी हो सकता था। मुंबई में बच्चा चोरी की एक घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। भीख मांगकर गुजारा करने वाली महिला सावित्री रात को सड़क किनारे अपने बच्चे के साथ सो रही थी। उसी वक्त अपने पति और 2 बच्चों के साथ आई एक महिला सावित्री के बच्चे को उठाकर चुपचाप चली गई। पुलिस ने सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर आरोपियों का स्केच बनाकर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के गुरदासपुर के गांव मंडियाला में एक टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आई है। टीचर के 500 रुपए स्कूल में गुम हो गए। टीचर ने पहले बच्चों के बैग की तलाशी ली और फिर शक होने पर 7वीं क्लास की 6 बच्चियों के कपड़े उतरवाकर उनकी तलाशी ली। स्कूल में शिकायत करने आए अभिभावकों से भी टीचर ने बदतमीजी की, जिसके बाद बच्चों के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने टीचर के खिलाफ आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि टीचर की गिरफ्तारी अभी बाकी है। कानपुर में नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। 11वीं की छात्रा नेहा के पिता रक्षा मंत्रालय में कर्मचारी हैं। बच्ची के पिता ने पड़ोस के एक मोबाइल की दुकान चलाने वाले युवक पर शक जताया है। आरोपी युवक का नाम इमरान है। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एप्लीकेशन देने आए आईजी साहब को। हमारी लड़की कल सुबह 8 बजे से गायब हो गई है। इमरान नाम का लड़का लेके चला गया है। हो सकता है उसको रेप कर दे या हत्या कर दे, इसलिए हम आईजी साहब के पास जी धर्म परिवर्तन कर सकता, साथ कुछ भी कर सकता। भारतीय टीम के सामने अगली चुनौती अब ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर वनडे की है। 18 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और टीम इंडिया ट्रायंगुलर सीरीज में एक दूसरे से भिड़ेंगी। ये सीरीज वर्ल्ड कप से ठीक पहले इंडिया के लिए प्रैक्टिस का अच्छा मौका होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 की शुरुआत 14 फरवरी से होगी। आतंकी हमले का गम अभी तक फ्रांस के लोगों के दिलों में है। शनिवार को हजारों लोग 20 मार्च निकालने के लिए फ्रांस की सड़कों पर निकले। मार्च के बाद लोगों ने लाल, सफेद और नीले रंग के गुब्बारे आसमान में उड़ाकर आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। आज फ्रांस की सड़कों पर आतंक के खिलाफ एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून के अलावा दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा देशों के नेता हिस्सा लेंगे। इस मार्च के लिए सुरक्षा के बेहद पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पाकिस्तान के कराची में एक बस और ऑयल टैंकर के बीच भयंकर भिड़ंत हुई। हादसे में 30 यात्रियों के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। ऑयल टैंकर से भिड़ंत के बाद बस में अचानक आग लग जाने की वजह से यात्रियों को बस से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि बस की छत पर सफर कर रहे चारों मुसाफिर सुरक्षित रहे। नाइजीरिया के मेडुगुरी में आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि हमले को अंजाम 10 साल की बच्ची ने दिया। महज 10 साल की बच्ची को आत्मघाती हमलावर बनाकर भेजा गया था। माना जा रहा है कि हमले के पीछे सुन्नी मुस्लिम आतंकी संगठन बोको हराम है।